नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। टारगेट प्रीलिम्स 2022 आज से शुरू हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसमें जरूर भाग लिया होगा। तो दोस्तों, इसका दूसरा सत्र कल 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। तो इस तरह से यह करंट अफेयर्स का पुनरावलोकन आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेकर के आगामी परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक भगवान। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, 1888 में उन्होंने अरविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया, जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था, यानी कि उसमें सभी जाति के लोग जा सकते थे। यह भी कथन एकदम सत्य है। वह इझावा जाति से संबंध रखते थे, उसे अवर्ण जाति कहा जाता था। तीसरा कथन है, श्री नारायण गुरु अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य के अद्वैत के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक और पुनर्मूल्यांकन कर्ताओं में से एक बन गए थे। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आभासी समारोह में उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ समारोह का आभासी उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि भारतीयता ही एक जाति है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है, यह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 को केरल में हुआ था। उनका परिवार इझावा जाति से था। 8 वर्षों तक वह जंगलों में रहे और एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था। इनकी पुस्तकें हैं अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुल और थेवरप्पा थिंकंगल, यह जैसी किताबें थीं और इन्होंने ढेर सारे कार्य किए। इन्होंने अरविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मोंटेलुकास्ट दवा एक मौखिक उपचार है जो अस्थमा के कारण होने वाली घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न को रोकने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, जब यह मानव कोशिका को संक्रमित करता है तो कोरोना वायरस NSP1 नामक एक प्रोटीन छोड़ता है, जो इसकी प्रतिकृति की कुंजी है। यह भी कथन एकदम सत्य है। और तीसरा है, यह अन्य वायरल प्रोटीन की तुलना में NSP1 की उत्परिवर्तन दर बहुत अधिक है। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। दरअसल अन्य वायरल प्रोटीन की तुलना में जो NSP1 है, इसकी जो उत्परिवर्तन दर है वो बहुत कम है, जिसका अर्थ ये होता है कि NSP1 के उभरने वाले किसी भी वायरस वेरिएंट में बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित रहने की संभावना है। तो यानी पहला और दूसरा सही है, अतः उत्तर ए होगा। तो दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई इससे संबंधित खबर है कि अस्थमा की दवा ब्लॉक प्रोटीन कोरोना वायरस की प्रतिकृति के लिए महत्वपूर्ण है। तो IISc के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि व्यापक रूप से उपलब्ध दवा अस्थमा और एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रोटीन को भी अवरुद्ध कर सकती है, जो SARS-CoV-2 की प्रतिकृति की कुंजी है। तो यह ध्यान रखेंगे, एक व्यापक रूप से उपलब्ध दवा अस्थमा और एलर्जी के इलाज के लिए यह उपयोगी है, एक प्रोटीन को भी यह अवरुद्ध कर सकती है। और यह पता भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने लगाया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गेहूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, गेहूं रबी की फसल है जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, गेहूं रबी की फसल है, यह कह सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है और गेहूं को अच्छी जल निकासी वाले उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। विश्व की प्रमुख यह खाद्यान्न फसल है जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से गेहूं घास कुल का पौधा है। दोस्तों, गेहूं को बोते समय तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस
होना चाहिए और पकने के समय यह 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसके लिए वर्षा 75 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की दोमट मिट्टी या गहरे रंग की मटियार मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, पहला और दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है, रूस के बाद भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। दोस्तों रूस के बाद नहीं, यह चीन के बाद होगा विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, यानी प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। अतः तीसरा कथन असत्य हो जाता है। तो इस तरह से आंसर केवल 1 और 2। तो दोस्तों द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं कि पंजाब में निजी गेहूं खरीद में वृद्धि देखी गई है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वीटो शक्ति की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24 से हुई। यह कथन असत्य है। दोस्तों दूसरा कथन है, एक स्थायी सदस्य जो मतदान से दूर रहता है या अनुपस्थित रहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित होने से नहीं रोक सकता। यह कथन सत्य है, इसके लिए भाग लेना आवश्यक होता है। दोस्तों तीसरा कथन है, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का उपयोग सोवियत संघ द्वारा 1946 में किया गया था, जब उसमें लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी के संबंध में एक मसौदा प्रस्ताव पर वीटो कर इसे अवरुद्ध कर दिया गया था। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य है। इस तरह से सोवियत संघ, अमेरिका, इन सब देशों ने कई बार वीटो का प्रयोग किया है। तो इस तरह उत्तर क्या होगा? सी होगा, 2 और 3। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, देशों को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में वीटो वोटों को जस्टिफाई करना होगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 मेंबर्स ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो के उपयोग को सही ठहराने की आवश्यकता थी। तो इस तरह से इस खबर को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास के संबंध में 1884 का रुखमाबाई मामला निम्न में से किससे संबंधित था? महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, या सहमति की आयु, या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना? तो दोस्तों यह जो रुखमाबाई मामला है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं था, दूसरा और तीसरा होगा, यानी उत्तर बी होगा। तो दोस्तों रुखमाबाई औपनिवेशिक भारत में पहली महिला चिकित्सक थी। वह कानूनी मामले में शामिल थी, जिसने आयु अधिनियम 1891 को अधिनियमित करने में योगदान दिया था। तो दोस्तों इनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था, तो जो कि उनकी सहमति से नहीं था। इनका विवाह 19 वर्ष के दादाजी भीका जी के साथ हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो पति पत्नी की तरह वो लोग साथ कभी नहीं रहे। बाद में उनके पति ने 1885 में शादी के 12 वर्ष के बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की थी। तो इस तरह से यह तीसरा कथन सही है। लेकिन दोस्तों रुखमाबाई ने उस पुरुष के साथ रहने से इनकार कर दिया था, जिससे उसकी शादी एक बच्चे के रूप में हुई थी। यही कारण है कि वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती थी। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा कथन सही आता है, आंसर बी होगा। तो इनसे संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जो संयुक्त राज्य आयोग है, यानी अपनी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में इस आयोग ने सिफारिश की है कि भारत को विशेष चिंता का देश नामित किया जाए, यानी सीपीसी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता मानदंडों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में इसे रखा जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर स्वतंत्र राज्य आयोग ने लगातार यह तीसरे वर्ष अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में रखने की सिफारिश की है। और इस रिपोर्ट में काफी जोर देकर कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ काफी भेदभाव हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनने पर जोर दिया जा रहा है। इवन इस रिपोर्ट में भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ त्रिपुरा हिंसा और पत्रकारों पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया जा रहा है कि विशेष रूप से भारत पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई है और इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने नीतियों के प्रचार और प्रवर्तन को बढ़ाया है और इसमें हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाले भी
शामिल हैं जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो है यह भी कहा गया है कि भारत में कोरोना काल के दौरान मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। तो इस तरह से रिपोर्ट में भारत उन 15 देशों में शामिल है जिन्हें संदिग्ध सम्मान दिया गया है, और इस श्रेणी के तहत अन्य देश अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम जैसे देश हैं। हालांकि भारत ने इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन किया है। तो दोस्तों SICIRF क्या है? तो यह एक स्वतंत्र द्विदलीय निकाय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 द्वारा विश्व स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की निगरानी करने और राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिश करने के लिए बनाया गया है, और यह विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में अमेरिका द्वारा व्यक्त चिंताओं का यह विवरण है। तो दोस्तों यह USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में किसान आंदोलन का भी जिक्र करते हुए बड़ा आरोप लगाया है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि एक देशव्यापी आंदोलन में शामिल हुए सिखों को आतंकवादी बताया गया। धर्मांतरण का ही जिक्र करते हुए USCIRF की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम लिया गया। तो इस तरह से क्या भारत की इसकी क्या प्रतिक्रिया रही है? तो यह लगातार तीसरा साल है जब भारत को CPC की सिफारिश मिली है, यानी भारत ने अतीत में USCIRF के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए ग्रेडिंग के खिलाफ उन्होंने बोला है। 2020 में हमारे देश के विदेश मंत्री ने इस आयोग को विशेष चिंता का संगठन कहा था। तो इस तरह से भारत ने सिरे से इस रिपोर्ट की बातों को नकार दिया है। तो दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।